हेलो टैक्स बडीज। इस वीडियो में हम रेसिडेंशियल स्टेटस का पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने कुछ बेसिक्स कवर किए थे, जिसमें रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, रेसिडेंशियल स्टेटस क्यों इंपॉर्टेंट है जानना, रेसिडेंशियल स्टेटस और सिटीजनशिप में क्या फर्क है, इंडिविजुअल से रिलेटेड रेसिडेंशियल स्टेटस के क्या रूल्स है, ये सब हमने पार्ट 1 में देखा था। अब हम पार्ट 2 में इसके आगे का पोर्शन देखेंगे। इसमें हम रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल ही कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें हम कुछ एक्सेप्शंस पढ़ेंगे और कुछ अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे। ये एक्सेप्शन 3 लोगों पे अप्लीकेबल होता है। फर्स्ट, कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया जो इंडिया छोड़ के जा रहा है एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, ये पहला इंसान है जिसको ये एक्सेप्शन लगता है। दूसरा इंसान जो इंडिया छोड़ के जा रहा है प्रीवियस ईयर में फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, एंड तीसरा पर्सन जो सिटीजन ऑफ इंडिया है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो आउटसाइड इंडिया जा रहा है और इंडिया आ रहा है प्रीवियस ईयर में सिर्फ इंडिया घूमने के लिए। कौन 3 लोग हो गए? सिटीजन ऑफ इंडिया जो इंडिया छोड़ के जा रहे हैं प्रीवियस ईयर में एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, दूसरा सिटीजन ऑफ इंडिया जो प्रीवियस ईयर में इंडिया छोड़ के जा रहा है फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, एंड थर्ड सिटीजन ऑफ इंडिया या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया के आउटसाइड रहता है और इंडिया में आया है प्रीवियस ईयर में इंडिया घूमने के पर्पज से। ठीक है, सो इन 3 लोगों को ये एक्सेप्शन लागू होता है। अब इसमें एक वर्ड है इंडियन ओरिजिन। इंडियन ओरिजिन मतलब कोई भी पर्सन को हम इंडियन ओरिजिन तब बोलते हैं जब वो या उसके पेरेंट्स या कोई भी उसके ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई भी अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुआ था, उसका अनडिवाइडेड इंडिया में जन्म हुआ था, उसे हम इंडियन ओरिजिन कहेंगे। अब इन तीनों को क्या एक्सेप्शन अप्लीकेबल होता है? इन तीनों का स्टे इन इंडिया 182 डेज और मोर होना चाहिए, तभी वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोल जाएंगे। अगर 182 डेज से कम दिन उनका स्टे होगा तो वो नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहलाए जाएंगे। अब आप बोलेंगे कि ये तो हमने पहले भी देखा था, बट एक्सेप्शन ये है कि इन तीनों को रेसिडेंट होने के लिए ये सिर्फ एक ही कंडीशन है। हमने और एक कंडीशन पढ़ी थी कि 60 डेज या मोर प्रीवियस ईयर में इंडिया में स्टे होना चाहिए और पिछले 4 सालों का एग्रीगेट 365 डेज का स्टे इंडिया में होना चाहिए। बट इन 3 केसेस में ये 60 डेज वाली कंडीशन अप्लीकेबल नहीं होती, सिर्फ 182 डेज वाली ही कंडीशन अप्लीकेबल होती है। मतलब कि अगर 182 डेज से ज्यादा तुमने इंडिया में रहा है तो रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर 182 डेज से कम है तो नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो दिस इज द एक्सेप्शन टू बेसिक कंडीशन। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक अमेंडमेंट है जो 1 अप्रैल 2021 से अप्लीकेबल हो जाएगी, और ये अमेंडमेंट सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो सिटीजन ऑफ इंडिया है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो इंडिया के बाहर रहते हैं बट प्रीवियस ईयर में इंडिया में आए थे घूमने के लिए। अब इनका हमने देखा कि अगर इंडिया में स्टे 182 डेज या उससे ज्यादा है तो वो रेसिडेंट कहलाएंगे। ठीक है, और अगर पिछले 10 साल में से किसी भी 2 साल में वो रेसिडेंट है एंड पिछले 7 सालों का टोटल स्टे 730 डेज या उससे ज्यादा है तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। बट अगर इसमें से दोनों कंडीशन या दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट की कंडीशन हम पार्ट 1 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो अब अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट है कि अगर 182 डेज से कम स्टे है इंडिया में इस पर्सन का जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसका अगर 182 डेज से कम का स्टे है तो क्या होगा? ये अमेंडमेंट है। अब सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर में उसका इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है या नहीं। सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि ये जो सिटीजन ऑफ इंडिया है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो इंडिया घूमने के लिए आया है प्रीवियस ईयर में, उसका उस प्रीवियस ईयर में जिस प्रीवियस ईयर में वो घूमने के लिए आया है उस प्रीवियस ईयर में उसका इंडियन इनकम
15 लाख से ज्यादा है या नहीं। अब इंडियन इनकम का क्या मतलब होता है, ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन माइनस फॉरेन इनकम। अब फॉरेन इनकम का क्या मतलब होता है, इनकम जो हमने आउटसाइड इंडिया कमाया, विच एक्रूज और अराइजेस आउटसाइड इंडिया। बट इस इनकम में वो दो चीजें नहीं आती। कौन सी दो चीजें नहीं आती, इनकम डिराइव फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल इन और अ प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। जो भी पैसा इंडिया में अगर कोई बिजनेस कंट्रोल हो रहा है उससे कमाया गया है, या फिर इंडिया में कोई प्रोफेशन सेटअप है उससे कमाया गया है, प्लस विच इज नॉट डीम्ड टू अक्रूर अराइज इन इंडिया। अगर वो इंडिया में अर्न हुआ है ऐसा नहीं माना जाता है, तो ऐसे दो इनकम छोड़ के बाकी सारी इनकम जो आउटसाइड इंडिया कमाई गई है उसे बोलते हैं फॉरेन इनकम। तो ऐसी इनकम हमें माइनस करनी है, तब जाके हमें क्या मिलेगा, इंडियन इनकम। सो इंडियन इनकम अगर 15 लाख से ऊपर है तो हमें और एक चीज देखनी है कि उसका स्टे 120 डेज या उससे ज्यादा है क्या इंडिया में उस प्रीवियस ईयर में, एंड लास्ट 4 इयर्स में उसका टोटल स्टे 365 डेज या उससे ज्यादा है क्या। अगर ये दोनों तीनों कंडीशंस वो फुलफिल करता है तो वो क्या बनेगा, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। वो पर्सन क्या बनेगा, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और अगर इसमें से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो वो नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। अब नोटिस करने वाली बात ये यहाँ पे ये है कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट किसी भी हाल में नहीं कहलाया जा सकता अगर वो 182 डेज से कम इंडिया में स्टे करता है तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे सिर्फ नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट वाला कॉन्सेप्ट आएगा। आई होप इट इज क्लियर। अब नेक्स्ट अमेंडमेंट क्या है, नेक्स्ट अमेंडमेंट में एक डीम्ड रेसिडेंट नाम का कॉन्सेप्ट लाया गया है। डीम्ड रेसिडेंट मतलब कोई भी पर्सन, एनी इंडिविजुअल जो कोई भी रेसिडेंसी की कंडीशन फुलफिल नहीं करता, मतलब वो किसी भी क्राइटेरिया में 182 डेज, 60 डेज, लेस देन 60 डेज, 120 डेज, किसी भी क्राइटेरिया में वो फुलफिल नहीं कर रहा है। ओके, अब हमें देखना पड़ेगा कि उसका प्रीवियस ईयर में इनकम कितनी है। आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल कि 2021 हमारा प्रीवियस ईयर है एंड 2022 हमारा असेसमेंट ईयर है। तो प्रीवियस ईयर में उसका जो इंडियन इनकम है, जो अभी हमने इंडियन इनकम की डेफिनेशन पढ़ी, वो अगर 15 लाख से ऊपर है एंड अगर वो किसी भी कंट्री में या टेरिटरी में टैक्स के लिए लाइबल नहीं है, क्योंकि वो किसी भी कंट्री में या किसी भी टेरिटरी में रेसिडेंट नहीं है, मतलब कि उसके एड्रेस की वजह से या उसकी रेसिडेंसी की वजह से वो किसी भी टेरिटरी में या कंट्री में टैक्स पे नहीं कर रहा है। उसने इस तरह से अरेंजमेंट या इस तरह के नंबर ऑफ डेज वो हर कंट्री में रहा है, सपोज कि वहां कहीं भी वो रेसिडेंसी एक्वायर नहीं करता, क्या रेसिडेंट नहीं कहलाता, जहां पे उसको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, उस केस में वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा इंडिया में। और अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती या एक आध कंडीशन फुलफिल होती है, दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, तो नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। आई रिपीट, प्रीवियस ईयर में अगर उसका इंडियन इनकम 15 लाख से ऊपर है एंड अगर वो किसी भी कंट्री में बाय द रीजन ऑफ इट्स डोमिसाइल और रेसिडेंस टैक्स पे नहीं कर रहा है, कोई भी दूसरी कंट्री में, इंडिया को छोड़ के कोई भी दूसरी कंट्री में टैक्स पे नहीं कर रहा है, तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा, अदरवाइज वो नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। तो यहाँ पे अमेंडमेंट खत्म होती है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF, ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में एक वर्ड आता है दैट इज कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर। अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर ये होली या पार्टली इंडिया में है प्रीवियस ईयर में, अगर प्रीवियस ईयर में उस HUF का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पूरा या आधा, होली और पार्शियली इंडिया में है, तो वो रेसिडेंट कहलाएंगे। बट अगर होली आउटसाइड इंडिया है प्रीवियस ईयर में तो नॉन रेसिडेंट कहलाएंगे। अब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि जिस प्लेस पे डिसीजंस लिए जाते हैं, जहां से वो HUF का बिजनेस कंट्रोल किया जाता है, मैनेज किया जाता है, ऐसे प्लेस से अगर वो ऐसी प्लेस इंडिया में है
तो वो रेसिडेंट कहलाएगा, बट अगर वो प्लेस आउटसाइड इंडिया है तो वो नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। अब यहाँ वो HUF का घर कहाँ है, उस अनडिवाइडेड फैमिली का घर कहाँ है, इंडिया में है या आउटसाइड है, या उसका जो कर्ता है वो प्रीवियस ईयर में कहाँ रह रहा था, ये सब कुछ यहाँ पे मैटर नहीं करता। सिर्फ ये मैटर करता है कि कहाँ डिसीजंस लिए गए, वो कहाँ से कंट्रोल हुआ, कहाँ से मैनेज किया गया, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब कर्ता क्या होता है? कर्ता हिंदू जॉइंट फैमिली का सीनियर मोस्ट मेल मेंबर होता है, ठीक है, हेड ऑफ द फैमिली जिसको बोलते हैं, वो होता है कर्ता। और एक होते हैं को पर्सनर्स, जो कर्ता को छोड़ के बाकी सन्स और डॉटर्स होते हैं, उनको बोलते हैं को पर्सनर, मतलब जिन्होंने वहां पे बर्थ लिया उनको बोलते हैं को पर्सनर। यहाँ पे बहुएं नहीं आ जाती, डॉटर इन लॉ इज नॉट अ को पर्सनर, जो बाय बर्थ उस फैमिली में एंटर हुआ है सिर्फ वही को पर्सनर कहा जाता है। ओके, एंड जो हेड ऑफ द फैमिली होता है उसे कर्ता कहते हैं। अब ये जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ये कॉन्सेप्ट कर्ता पे डिपेंड करता है कि कर्ता प्रीवियस ईयर में कहा था। अगर कर्ता दो कंडीशंस पूरी करता है, दैट इज किसी पिछले 10 साल में, किसी भी 2 साल में वो रेसिडेंट है, एंड पिछले 7 सालों में मोर देन 730 डेज एग्रीगेट में अगर उसका स्टे इंडिया में है, तो उन दोनों, अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होती है, ये दोनों कंडीशंस हमने ऑलरेडी पार्ट 1 में पढ़ चुकी है इन डिटेल। ओके, सो अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होती है तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। अगर दोनों कंडीशंस या दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तो HUF को नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोला जाएगा। इट मीन्स कि रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट ये कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है, बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ये कर्ता के स्टे पे डिपेंड करता है। क्लियर? नाउ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म, AOP, BOI, इन लोगों का रेसिडेंशियल स्टेटस सेम ही कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अगर इंडिया में है पार्टली या होली उस प्रीवियस ईयर में तो वो रेसिडेंट कहलाएंगे, और अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया है प्रीवियस ईयर में तो वो नॉन रेसिडेंट कहलाएंगे। मतलब फर्म जो भी बिजनेस कर रही है उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में हो रहा है या आउटसाइड इंडिया हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट है। अब इस केस में फर्म, AOP, BOI में ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ये कॉन्सेप्ट नहीं होता, ये पहले ही पार्ट 1 में मैं बता चुकी हूँ, इसलिए सिर्फ रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट होगा। अब देखते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। इसके लिए 2 टाइप्स ऑफ कंडीशंस होती है, 2 तरीके की कंडीशन है। पहली कंडीशन है हमें कंपनी को देखना है कि अगर कंपनी इंडियन कंपनी है। अब इंडियन कंपनी का मतलब क्या होता है कि वो कंपनी रजिस्टर्ड है अंडर कंपनीज एक्ट। वो कंपनी अगर इंडिया में रजिस्टर्ड है अगर अंडर कंपनीज एक्ट 1956 तो उसे कहेंगे इंडियन कंपनी, और अगर वो इंडियन कंपनी है तो वो रेसिडेंट कहलाएगी। बट अगर नॉट इंडियन कंपनी है तो उसे हम नॉन रेसिडेंट कहेंगे। अब दूसरी टाइप ऑफ कंडीशन क्या है, हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर इंडियन कंपनी नहीं है बट अगर उसका इफेक्टिव प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में था प्रीवियस ईयर में तो वो रेसिडेंट कहलाएगी, और अगर आउटसाइड इंडिया था, इंडिया में नहीं था प्रीवियस ईयर में, तो नॉन रेसिडेंट कहलाएगी। अब इफेक्टिव प्लेस ऑफ बिजनेस का क्या मतलब होता है? इफेक्टिव प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब वही कि जहां पे तुम्हारी की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस लिए जाते हैं, जहां पे एक्चुअली डिसीजंस लिए जाते हैं, जहां से एक्चुअली बिजनेस कंडक्ट किया जाता है, बिजनेस मैनेज किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, उसे बोलते हैं इफेक्टिव प्लेस ऑफ बिजनेस। तो अगर वो इफेक्टिव प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है तो वो रेसिडेंट है, अगर नहीं है तो नॉन रेसिडेंट है। कंपनी के केस में भी सिर्फ रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट होता है। ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ये कॉन्सेप्ट कंपनी के केस में नहीं होते। आई होप यू गॉट इट। सो थैंक यू सो मच। यहाँ हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये सेक्शन अच्छे से समझ गया होगा। अगर समझ गया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स प्रेमियों में इसको शेयर कीजिएगा, और आपको टैक्स से रिलेटेड और कॉन्सेप्ट्स चाहिए और सेक्शन की जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मुझे आप फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दी हुई है,
और अगर आपको किसी भी सेक्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।